Hello and welcome to my YouTube channel राकेश फिजिक्स क्लासेस वंस अगेन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नया चैप्टर करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है ना। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे से जो संबंधित लघु प्रश्न है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये 20 क्वेश्चन है आपके सामने और 20 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो इस चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और लघु उत्तर ये ही प्रश्न ज़्यादातर आते हैं। एक आध 2 नंबर का क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, वैसे ये इससे 1 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं उसके अंदर दोनों जो क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता है। और ये दोनों विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होता है। और एक दूसरे के लंबवत होने के साथ साथ ये अपने से लंबवत दिशा में भी कर सकते हैं, ये संचरण करता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो सपोज कीजिए कि मान लीजिए ये मैंने जेड की दिशा ले ली, ठीक है ना। ये मैंने एक्स की दिशा ले ली और इधर जो होगा ये ऐसे ले लेते हैं वाई की दिशा। इस तरीके से वाई की दिशा तो ऐसे इधर होगी, है ना, लेकिन वाई की दिशा हम इस तरीके से ले लेते हैं, ऐसे है वाई की दिशा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत का मतलब है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तरंगे हैं, उनमें विद्युत क्षेत्र जो होता है मान लेते हैं एक्स की दिशा में है ना। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो वाई की दिशा में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे है ना, चुंबकीय क्षेत्र जो है वाई की दिशा तो ऐसे है, इसका मतलब जो है विद्युत क्षेत्र ये है, चुंबकीय क्षेत्र ये है, और दोनों एक दूसरे से लंबवत होता है, ठीक है ना। ई का जो है और बी ऐसे है, हमने बनाया है वाई की दिशा में, आपको दिख रहा है कि मैंने इस बी को वाई की दिशा में बनाया। और आपको पता है कि एक्स और वाई दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, मतलब ई जो होता है बी के परपेंडिकुलर होता है ना। आप इस जो मैंने ऐसे बनाया तो ई की वैल्यू और बी की वैल्यू एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, मतलब ई और बी के बीच का जो एंगल होता है वो 90, तो एक दूसरे से लंबवत होता है। और साथ साथ किधर जा रहा है, जेड की दिशा में, तो ई जेड के ऊपर भी लंबवत है और बी इस तरीके से है तो वो भी जेड के ऊपर लंबवत है। मतलब क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो विद्युत क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र आपस में भी लंबवत होता है और जिस दिशा में संचरण करता है उसके भी लंबवत होता है। तो संचरण की दिशा जेड है, ये जेड है वो संचरण की दिशा है, प्रोपेगेशन बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये संचरण की दिशा है और संचरण की दिशा के लंबवत होता है ई, और संचरण की दिशा के लंबवत बी भी होता है, ठीक है ना। और विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो क्या होता है, सी, जिसको आप कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के वेग से गतिमान होती है और ई अपॉन बी जो है, ई अपॉन बी जो है वही सी के इक्वल आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ई जो है बड़ा होता है, बी थोड़ा छोटा होता है। ये भी ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र वाला जो अवयव होता है वो बड़ा होता है और ये चुंबकीय क्षेत्र वाला अवयव छोटा होता है, और दोनों का जो अनुपात है ई बटा बी बराबर सी होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारा पूछ सकता है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो विद्युत क्षेत्र है और जो चुंबकीय क्षेत्र है एक दूसरे से कैसे चलता है। तो ध्यान रखना है कि एक दूसरे से लंबवत होता है और संचरण की दिशा के भी लंबवत होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र है ये वाला और विद्युत क्षेत्र है ये वाला आपस में भी लंबवत होता है, हमने बताया। और साथ साथ किधर जा रहा है, जेड की दिशा में जा रहा है। तो जेड के दिशा के तो परपेंडिकुलर आपका एक्स है और जेड की दिशा के परपेंडिकुलर आपका वाई भी है, वाई ऐसे है ना, और एक्स ऐसे है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों जेड की दिशा में जा रहा है, तो ये ऐसे जा रहा होगा, ऐसे वाइब्रेट करके जा रहा होगा, ये ऐसे ऐसे करके जा रहा होगा। तो वाइब्रेशन होता है उसकी, वो जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है वो उसका जो विद्युत क्षेत्र है वो एक्स की दिशा में कंपन करता है, दोलायमान होता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वाई की दिशा में दोलायमान होता है, और दोनों जेड की दिशा में जाता है, मतलब संचरण की दिशा के भी लंबवत होता है। आपस में तो लंबवत होता ही है,
संचरण की दिशा के भी लंबवत होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंगें किस प्रकार गतिमान होती हैं, तो लिखेंगे कि संचरण की दिशा के लंबवत होती हैं, उनका जो विद्युत क्षेत्र होता है वो भी, और क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र है वो भी लंबवत होता है, आपस में भी लंबवत होता है, और संचरण की दिशा के भी लंबवत होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये जो C का मान आता है, ये दोनों का जो विद्युत क्षेत्र है और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका अनुपात आता है। और इससे क्या पता चलता है, C का मान तो आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, मतलब 1 से ज्यादा है। तो इससे क्या पता चलता है कि E जो है वो बड़ा है B से, तो E का मान B से बड़ा होता है। और यही जो विद्युत क्षेत्र है E, इसी से जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनमें प्रकाशीय प्रभाव आता है। ठीक है ना, प्रकाशीय प्रभाव किससे आता है, तो विद्युत क्षेत्र से आता है। ये विद्युत क्षेत्र से प्रकाशीय प्रभाव आता है, चुंबकीय क्षेत्र से नहीं। आपका जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश भी हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तो तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में दो अवयव होता है, एक विद्युत क्षेत्र होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो किस क्षेत्र के कारण उसके अंदर प्रकाशीय प्रभाव आता है, जो हम देखते हैं लाइट जो डिफरेंट कलर है उसके अंदर जिसको हम देख पाते हैं, तो देखने का जो इफेक्ट डालता है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का विद्युत वाला क्षेत्र है, वो उसके अंदर प्रकाशीय प्रभाव लाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो मैंने कहीं पे क्वेश्चन में इसमें भी लिखा है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत चुंबकीय तरंगों में कहीं आएगा, वो क्वेश्चन लिख रखा है मैंने कि प्रकाशीय प्रभाव किस कारण होता है। तो वो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बता रहे थे, उसमें ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत चुंबकीय तरंग के किस अवयव के कारण उसमें प्रकाशीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के किस अवयव के कारण, तो विद्युत क्षेत्र के अवयव के कारण उसमें प्रकाशीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताए आपको कि ये जो विद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से चलता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, पहला म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का 1/2 पावर। तो ये है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का 1/2 पावर माइनस में। ठीक है ना, इसका मान क्या होता है, -1/2 को हम रूट अंडर बोलते हैं, -1/2 नहीं, हाँ सही, सॉरी, तो -1/2 जो है इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गया, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पे 1/2 पावर, है ना। माइनस जब पावर होता है उसको नीचे कर देते हैं, 1 में करते हैं तो प्लस हो जाता है, मतलब क्या हो गया ये 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन। ठीक है ना, और ये जो वैल्यू होती है वो C की वैल्यू होती है, मतलब यही वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये वाली वैल्यू से ही आता है आपका। कैसे निकाल भी सकते हैं इसको, जैसे आपने पढ़ा है म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो 4π × 10⁻⁻7 होता है। ठीक है ना, फिर आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट से अच्छा है वो निकालिए, 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है भाई, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ये होता है, वैल्यू वाइज ले रहे हैं। बाकी आप SI यूनिट में दोनों होता है तो दोनों का वैल्यू अपने आप इसके वैल्यू के बराबर आ जाएगा। तो ये केवल हल्का सा बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन की वैल्यू अगर करिएगा, इसको उधर लेके चले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो 1/4π × 9 × 10⁹ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके चले गए, अब दोनों को गुना कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुना कर दिए तो ये वाला वैल्यू 4π × 10⁻⁷, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया 1/4π × 9 × 10⁻⁹। ये 4π से 4π कैंसिल हो गया, है ना, ये हो गया
1/9, और ये 10 पे पावर 7 ऊपर है, नीचे लाएंगे तो 10 पे पावर माइनस से प्लस बन जाएगा, -7 से 10 पे पावर 9। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया ये वाला वैल्यू, 1/9 गुना 10 पे पावर 16, 7 और 9 मिलकर के पावर ऐड हो जाता है, 1/3 गुना 10 पे पावर 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिया 9, 10 पे पावर 8 है, स्क्वायर करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, मतलब 9 गुना 10 पे पावर 16 को लिख सकते हैं। और ये क्या है, 3 गुना 10 पे पावर 8 जो है c है, तो 1/c स्क्वायर आया, है ना। तो c स्क्वायर 1/, आया, तो इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, वो देखिए वही वाला वैल्यू आएगा, इसको ध्यान रखिएगा, 1/√अंडर। तो इस c का वैल्यू अगर हम इधर लेके चले जाएं, ठीक है ना, ये जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे लिखूं कि 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो c स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से क्या आ रहा है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू दिस, ये ना आ रहा है ना। अब इस वैल्यू को इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और c, यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यही तो पूछा गया था, ये वही है ना। -1/2 को मैंने नीचे किया था तो 1/√अंडर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट आया था, जिसकी वैल्यू मैंने लिखी थी, तो ये प्रूफ भी हो गया कि कैसे आता है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या होता है, तो 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। ये c की वैल्यू आ गई, इसका मतलब यही होता है, तो 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगे किस क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो सकती है, तो उसके अंदर दोनों क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र द्वारा भी विक्षेपित होगी, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा भी विक्षेपित होगी, तो दोनों इसके अंदर आंसर जो होगा दूसरा का, विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत क्षेत्र द्वारा एवं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो सकती है। तो दूसरे का जवाब क्या देंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत क्षेत्र द्वारा एवं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो सकते हैं, तो दूसरा का जवाब आ जाएगा दोनों, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो दूसरा का जवाब लिख लीजिए आप लोग, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा हो गया विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, मतलब ऑप्शन देगा तो आप इसी को लगाएंगे। तीसरा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की दिशा क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की दिशा। अब संचरण की दिशा जो है हमने क्या बताया कि E और B दोनों जो है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, तो उस दिशा को बोला जाता है E क्रॉस B की दिशा, और E क्रॉस B के पैरेलल होता है, मतलब E क्रॉस B की दिशा के समानांतर, ठीक है ना, E क्रॉस B की दिशा के समानांतर। मतलब समांतर का मतलब वही दिशा, जिस दिशा में E क्रॉस B होता है उसी दिशा में संचरण की दिशा होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की दिशा क्या होती है, तो E क्रॉस B, जो हमने अभी बताया था कि विद्युत क्षेत्र जो है आपका ऐसे चलता है, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे चलता है ना, और चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, और ये जेड की दिशा में जाता है, तो E क्रॉस B निकालेंगे ये 90 डिग्री होता है, तो E क्रॉस B निकालेंगे ये भी 90 डिग्री होता है, Z और B के बीच में भी जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री, E और Z के बीच में भी तो आपस में भी परपेंडिकुलर होता है और Z की दिशा में संचरण करता है। मतलब क्या है, संचरण की दिशा विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, ठीक है ना, संचरण की दिशा, है ना। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, E क्रॉस B की दिशा के समानांतर अथवा विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत,
ठीक है ना, ये इधर जाता है तो ऐसे जाता है, तो उसके लंबवत दिशा में संचरण होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तीसरा जो क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन है प्रकाश के किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक एवं किसकी सबसे कम होती है। तो रंग है मतलब आपका दृश्य किरणों की बात कर रहा है ना, चौथा जो है दृश्य किरणों की बात कर रहा है। और विजुअल जो लाइट होता है ना, दृश्य किरणें, उसको आप कहते हैं विवजियोर, है ना, विवजियोर बोलते हैं, जिसको बैंगनी आह पिनाला बोलते हैं, है ना। इसी को बोलते हैं बैंगनी आह पिनाला। बैगनी कलर, है ना, नीला कलर, आसमानी कलर, है ना, आसमानी रंग हो गया, हरा आह हो गया, पीला हो गया, है ना, और नारंगी हो गया, और लाल हो गया। बैगनी आह पिनाला, विवजियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है ना। इसमें जो है 400 से करीब करीब चलता है, 780 तक पहुंचता है। तो 400 ये आपका है 400 नैनोमीटर से 50-50 का रेंज रख लीजिए, 450, ठीक है ना, याद करने के लिए बहुत अच्छा है। 550, 600, ठीक है ना, फिर 650, और 650 के बाद 780 के आसपास तक, ठीक है ना। 650 ये नैनोमीटर में, सारा जो है नैनोमीटर में, एंगस्ट्रम में नहीं है, ये नैनोमीटर से नैनोमीटर का रेंज है। और 400 से जो रेंज होता है, ये वाला रेंज है 400 से 450 वाला रेंज, तो ये वाला रेंज बैगनी कलर का है ना, बैगनी। फिर 450 से 500 वाला जो रेंज है, ये नीला हो जाता है, नीला और इंडिगो करीब करीब पता नहीं चलता, तो नीला भी बोल सकते हैं, इसी में वो भी रहता है थोड़ा। फिर 550 से ये वाला जो रेंज है, उसको आसमानी बोलते हैं, आसमानी। नीला के बाद एक्चुअली में 500 से ये वाला जो रेंज है, नीला के बाद शायद हरा होता है, क्योंकि ये सारा जो है आपका रेंज आता है उसी में। कहने का मतलब जो वायलेट है ये वाला, ठीक है ना, ब्लू जो है वो करीब करीब उसी में आ जाता है, सॉरी इंडिगो नहीं हो करके, ये तो नीला हो गया आपका। इसके बाद ये वाला ग्रीन, ये तो नीला यहीं तक आ गया ना, उसके बाद ये हरा हो जाएगा, हरा के बाद ये पीला हो जाएगा, ये नीला कहेंगे सर आसमानी कहा गया, तो ये नीला और आसमानी करीब करीब मिल जाता है, तो नीला उसी में आ जाएगा। उसके बाद हरा है, उसके बाद पीला है, फिर नारंगी हो जाता है, नारंगी वाला जो आपका, और तब जो है ये लाल वाला आता है। तो ये जो है हमने जो लिखा है ये तरंगदैर्घ्य है, ठीक है ना। ये जो हमने लिखा है 400 मीटर नैनोमीटर से 700 मीटर, ये लैम्डा जिसको तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है ना, उसको लैम्डा बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य, इसको लैम्डा बोला जाता है, लैम्डा को आप लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो ये लैम्डा है आपका तरंगदैर्घ्य है। अब आपसे पूछेगा तो ये एक तरीके से आप याद रखेंगे तो ज्यादा आसानी होगा, क्योंकि तरंगदैर्घ्य पूछ लेता है कि हरा का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 500 से 550, तो 400 से स्टार्ट कीजिए, 50-50 में उसको डिवाइड कर दीजिए, और लास्ट में जो है वो 780 तक होता है। तो ये लाल वाले का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी वाले का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रकाश के किस रंग की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य तो नहीं पूछा है ना। तो ध्यान रखना है कि तरंगदैर्घ्य जो है इधर बढ़ता है, दिख रहा है ना, इधर इधर जो है तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है मान। तो आवृत्ति का मान ऊपर की ओर बढ़ता है, ये फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं। तो आवृत्ति जो होता है वो इधर बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। तो आवृत्ति सबसे अधिकतम किसका हो जाएगा, आपका ऊपर वाला जो बैगनी कलर है वायलेट का, और तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, तो लाल कलर का।
तो आपसे अगर आवृत्ति पूछ रहा है किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो बैगनी की आवृत्ति सबसे अधिक होती है और लाल की आवृत्ति सबसे कम होती है ना। तरंग दैर्घ्य पूछता है तो लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो क्वेश्चन जो है उससे हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में जो संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। मतलब जो तरंग दैर्घ्य है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है फ्रीक्वेंसी के। और आपने पढ़ा है सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, यहाँ पे जो रिलेशन होता है न्यू इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये आपने रिलेशन पढ़ा और यहीं से ये वैल्यू आता है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो देख रहे हैं क्या रिलेशन है। तो ये जो संबंध है आपका, जो फ्रीक्वेंसी है उसका संबंध दिख रहा है कि लैम्डा नीचे है, मतलब फ्रीक्वेंसी लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब फ्रीक्वेंसी का मान घटेगा, फ्रीक्वेंसी का मान घटेगा तो लैम्डा का मान बढ़ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो लैम्डा का मान घट जाएगा। ये संबंध होता है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का मान घटेगा तो लैम्डा ऊपर बढ़ जाएगा, फिर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो लैम्डा का मान घट जाएगा। तो ये संबंध ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये दृश्य किरणों के बारे में पूछा जाता है। तो प्रकाश की किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो आवृत्ति सबसे अधिक बैगनी की होती है। और किसकी सबसे कम होती है, तो लाल की सबसे कम होती है, ठीक है ना। और तरंग दैर्घ्य में उल्टा हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल का होता है और सबसे कम बैगनी का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर ये है, जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए कौन सा विकिरण का प्रयोग किया जाता है। तो कीटाणु रहित जो होता है जल को बनाने के लिए कीटाणुनाशक जो होता है पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे जो होता है, पराबैंगनी किरण होता है, पराबैंगनी किरण होता है, अल्ट्रावायलेट रे जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना। अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे को हम देखते हैं तो ये तो दृश्य किरणें होती नहीं है, दृश्य किरणें तो यही है, बाकी सारी किरण हमें दिखती नहीं है। लेकिन ये अल्ट्रावायलेट रे जो है बहुत डेंजरस होता है, इसलिए क्योंकि अगर ये आंख के ऊपर डायरेक्ट पड़ जाए तो पराबैंगनी किरण हमारे रेटिना को भी नष्ट कर सकता है, रेटिना को बर्न कर सकता है, ठीक है ना। तो रेटिना को जला सकता है, रेटिना को प्रभावित करता है, ठीक है ना। रेटिना को प्रभावित कर सकता है और इसी वजह से अंधता आ सकता है, ठीक है ना। अंधता ला सकता है, ब्लाइंडनेस जिसको बोल सकते हैं ला सकता है, ठीक है ना। अंधता लाता है, तो कह सकते हैं रेटिना को प्रभावित करता है या बर्न कर देता है। तो पराबैंगनी किरण ही कीटाणु जल को कीटाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, कीटाणुनाशक बोल सकते हैं पराबैंगनी किरण जो होता है, ठीक है ना। और रेटिना को भी बर्न कर सकता है, इसलिए हम सन की लाइट को जब पराबैंगनी किरण ज्यादा आता है तो उस समय देखना हमारे लिए खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये चीज है। फिर है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक हर्ज थे, ठीक है ना। प्रायोगिक मतलब प्रयोग के आधार पर जो पुष्टि किया वो हर्ज साहब थे, ठीक है ना, हर्ज ये थे, ठीक है ना। तो हर्ज थे। दूर संचार में कौन सी विकिरण का प्रयोग किया जाता है, तो दूर संचार कह लीजिए या कह सकते हैं कृत्रिम भू उपग्रह संचार प्रणाली या रडार में, ठीक है ना। तो ये रडार टेक्नोलॉजी जो होता है या कृत्रिम भू संचार प्रणाली होता है, या कह सकते हैं भू उपग्रह संचार प्रणाली, या केवल बोल सकते हैं दूर संचार। तो ये दूर संचार का जो प्रणाली होता है उसमें माइक्रोवेव्स या सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये दूर संचार में कौन सा दूर संचार हुआ, या आपका जो कृत्रिम उपग्रह प्रणाली ये हो गया, कृत्रिम भू उपग्रह द्वारा संचार प्रणाली वही है दूर संचार। एवं रडार में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो कहने का मतलब है इसमें संचार प्रणाली जो भी है, ठीक है ना, उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं वो माइक्रोवेव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोवेव हो गया आपका, माइक्रोवेव का प्रयोग करते हैं। इसमें माइक्रोवेव इंग्लिश में होता है, या माइक्रो तरंगे सूक्ष्म तरंगे भी बोल सकते हैं। तो आठवां का आंसर हो गया माइक्रो तरंगे अथवा सूक्ष्म तरंगे।
9। तो ये हो गया, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल किस समीकरण द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है ना, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल, तो अभी बताया थे निर्वात में जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है उसकी जो चाल होती है वो C बराबर E/B, ये वाला रिलेशन से प्राप्त होता है। ठीक है ना, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग, निर्वात में तो आपको पता है कि C का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, तो E/B, ठीक है ना, C बराबर E/B जो है वो रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे आपको। और फिर है एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य लगभग कितना होता है। तो एक्स किरणें वैसे एक एंगस्ट्रम से उनका 100 एंगस्ट्रम तक का रेंज होता है। ठीक है ना, एक्स किरणें जो होती है उसका रेंज जो होता है, लेकिन अगर पूछा जाए तो ले सकते हैं एक एंगस्ट्रम के लगभग होता है, एक एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम तक होता है। एक्स किरणों का जो तरंग दैर्घ्य होता है 1 से लेकर 100 एंगस्ट्रम तक होता है। ठीक है ना, जिसको रोएंटजन ने खोजा था। तो ये एक्सरे किरणों को खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे रोएंटजन थे। ठीक है ना, वैज्ञानिक का नाम था ये, उन्होंने खोजा था। तो एक्स किरणें जो होती है, एक्सरे का यूज आपको पता है कि जो हड्डी वगैरह कहीं टूट जाता है तो उसको देखने के लिए किया जाता है, तो एक्सरे का यूज करते हैं हम किसके लिए, तो जो क्या कहते हैं, या जो क्रिस्टल होता है उसको भी देखने के लिए किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि क्रिस्टल वगैरह जो होता है उसमें भी एक्सरे का यूज किया जाता है। जैसे पदार्थ की संरचना होती है, तो ये जो एक्सरे है, क्वेश्चन नंबर 10 जो बोल रहे हैं एक्सरेज, एक्स किरणें जो है ना, या एक्सरेज बोलिए या एक्स किरणें बोलिए, तो ये जो है पदार्थ की संरचना के अध्ययन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। या हड्डी वगैरह टूट जाता है तो उसको देखने के लिए भी एक्सरेज का यूज किया जाता है। तो एक्सरे का यूज कहाँ करते हैं, तो टूटी हड्डी का पता लगाने के लिए, कहीं टूट जाता है जो चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया। और पदार्थ की संरचना कैसी है, कोई भी जो पदार्थ है वो कैसा बना हुआ है, उसकी संरचना, या क्रिस्टल का, जैसे कोई भी पदार्थ है अल्युमिनियम का क्रिस्टल है, या कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो जिसका क्रिस्टल है उसका अध्ययन करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, एक्सरे का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सरे का ही प्रयोग क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 जो कराया 9 हो गया, लगभग ये तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम होता है, और इसी का प्रयोग टूटी हड्डी में चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, और इसी का प्रयोग पदार्थों की संरचना क्रिस्टल के अध्ययन में किया जाता है। तो मुझे लग रहा है आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं इस क्वेश्चन का भी जवाब दे रहा हूँ कि पदार्थों की संरचना के अध्ययन में भी एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, और टूटी हड्डी को देखने में मतलब एक्सरे से पता लगाया जाता है कि कहाँ पे हड्डी टूट गई है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे उसको नहीं, चिकित्सा वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। उसके बाद 11 है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में दोलनी विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में क्या संबंध होता है। तो मैंने अभी कहा था दोनों एक दूसरे से परस्पर लंबवत होते हैं, है ना। ये वाला जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में दोलनी विद्युत क्षेत्र, तो मैंने क्या कहा था कि अगर ये संचरण की दिशा z है, विद्युत क्षेत्र ऐसे होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से होता है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत होते हैं। मतलब ये वाला, ये जो दोनों है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये वाला जो कोण है ये एक दूसरे पे लंबवत होता है, तो 90 का कोण बनाता है, और साथ साथ ये इधर जा रहा है तो ये इस तरीके से जाता है, ऐसे ऐसे कंपन करता है, और ये वाला जेड की दिशा से इस तरीके से कंपन करता है, वाई की दिशा में। मतलब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में दोलनी विद्युत क्षेत्र, मतलब ये वाला कंपन जो कर रहा है, और साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र में क्या संबंध होता है, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं, तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आपको कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो जो ये वाला विद्युत क्षेत्र है वो इस तरीके से अगर चलता है, इस तरीके से चलता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से चलता है। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र है आपका ये वाला चुंबकीय क्षेत्र है, इस तरीके से चलता है। और विद्युत क्षेत्र इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र इधर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र इधर हो गया। तो इस तरीके से, लेकिन दोनों किधर जाता है, तो दोनों जेड की दिशा में चलता है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से लंबवत होते हैं तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। चुंबकीय क्षेत्र बी एवं विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो अभी बताए थे आपको, देख लीजिए ये वाला जो आंसर है आपका, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को। तो यहाँ पे कह रहा है, उल्टा बोल रहा है, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात का मात्रक पूछ रहा है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन उल्टा कर दिया चालाकी से। ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है एवं विद्युत क्षेत्र के अनुपात का मात्रक, तो मात्रक E अपॉन बी का मात्रक क्या हो रहा है, मीटर प्रति सेकंड। तो B अपॉन E का मात्रक आपसे पूछ रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात। तो इसका मात्रक अगर लिखिएगा तो मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक अगर बोलेंगे तो ये जो है मात्रक अगर बोला जाए तो आपका E अपॉन बी, यहाँ दिख रहा है E अपॉन बी का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है ना। E अपॉन बी जो आपका है C इज इक्वल टू E बटा बी होता है, और इसका मान होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो E बटा बी का मात्रक क्या हुआ, मीटर प्रति सेकेंड। तो B बटा E का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक अगर लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, S बटा M हो जाएगा, मतलब सेकेंड पर मीटर ये हो जाएगा, है ना, सेकेंड पर मीटर S बटा M। तो चुंबकीय क्षेत्र B एवं विद्युत क्षेत्र E के अनुपात का मात्रक सेकेंड पर मीटर होता है, या SM-1 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किस विकिरण क्षेत्र से संबंधित है? तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है और याद भी रहना चाहिए, आपने पढ़ा है उसको, प्लांक्स क्वांटाइजेशन इक्वेशन में प्लांक्स का जो क्वांटम समीकरण है उसमें पढ़ा है, E जो बराबर होता है वो h न्यू के होता है, और न्यू बराबर अभी बताए थे c बटा लैम्डा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा निकाल लें तो लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, hc बटा e। E का मान दिया हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने बहुत बार बताया आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। तो आपको दे रखा है लैम्डा निकालना है, h जो है प्लांक्स कांस्टेंट होता है 6.6 गुना 10⁻−34, c होता है 3 गुना 10⁸8 मीटर पर सेकंड, और E का मान आपको दे रखा है कितना, तो 13.2 किलो, किलो का मतलब 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे रखा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी ऊर्जा में बदल देते हैं, तो E का मान होगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 गुना 10⁻−19 के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुना 10⁻−19 जूल के बराबर होता है। तो ये यहाँ से अगर आप सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, 6.6 दो से कट गया, और ये हो गया आपका क्या कहते हैं 1.5, और 1.5 बटा 1.6 ये हो गया, 1.5 बटा 1.6 गुना 10⁻−34 है, और ये 8 है, तो 10⁻−26 हो गया, दोनों जुड़ गया तो, और ये 10⁻−19 और 3 10⁻−16 हो गया, ये दोनों से कट के 10⁻−10 हो गया। तो ये 1.5 1.6 करीब करीब एक, और ये 10⁻−10 को एंगस्ट्रम बोलते हैं, तो 1 एंगस्ट्रम के बराबर है। तो एक्स रे का जो क्या कहते हैं तरंग दैर्घ्य लगभग 1 एंगस्ट्रम, यहाँ पे मैंने कहा था इसे 1 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम तक होता है, लेकिन 1 एंगस्ट्रम है तो किसका है, एक्स रेज का है। तो ये क्वेश्चन जो आ रहा है
किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा इतनी है तो उसका जो तरंग दैर्घ्य है 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ रहा है। 1 एंगस्ट्रॉम का आने का मतलब कौन सा हो गया, ये वाला विकिरण क्षेत्र जो है वो एक्स रे से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि एक्स रे से ये संबंधित विकिरण है, तो एक्स रे, इसका जवाब एक्स रे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म क्या होती है। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म अवरक्त फिल्में होती है। ठीक है ना, इंफ्रारेड फिल्में जिसको बोलते हैं। तो प्रयुक्त फिल्म कौन सी होगी, तो उसमें जो है प्रयुक्त फिल्म अवरक्त फिल्में होंगी। ठीक है ना, अवरक्त अवरक्त फिल्म होती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इंफ्रारेड बोलते हैं, इंफ्रारेड, तो ये वाला होता है। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म क्या होती है, तो कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म अवरक्त होती है। फिर है आपका 15 नंबर है परावैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए। ठीक है ना, परावैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। परावैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो किस प्रकार का लेंस का प्रयोग, किस पदार्थ का लेंस का प्रयोग होता है, तो ये ध्यान रखना है कि परावैंगनी किरणों के फोकस करने के लिए जो लेंस बनाया जाता है वो क्वार्ट्ज ग्लास का होता है। ठीक है ना, किस ग्लास का होता है, क्वार्ट्ज ग्लास का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्वार्ट्ज ग्लास होता है, ये क्वार्ट्ज ग्लास होता है, इंग्लिश में भी क्वार्ट्ज ही बोलते हैं। तो क्वार्ट्ज ग्लास होता है, ग्लास का बहुत तरह का नेचर होता है, उसमें एक क्वार्ट्ज ग्लास होता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है किसमें, तो परावैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस का प्रयोग होता है, क्वार्ट्ज ग्लास के क्वार्ट्ज ग्लास का लेंस बनाया जाता है। फिर है अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए किस पदार्थ के प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए किस प्रकार, अवरक्त किरणों का स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं कि अध्ययन के लिए किस पदार्थ के प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है रॉक सॉल्ट होता है या फ्लोर स्पार होता है। ठीक है ना, उसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट या फ्लोर स्पार बोलते हैं, फ्लोर स्पार। ठीक है ना, रॉक सॉल्ट बोलते हैं या फ्लोर स्पार बोलते हैं, तो ये इंग्लिश में भी रॉक सॉल्ट ही कहलाता है और फ्लोर स्पार। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा रॉक सॉल्ट का यूज किया जाता है अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए। किस पदार्थ के प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, तो रॉक सॉल्ट या फ्लोर स्पार। ठीक है ना, फिर है टेलीविजन संकेतों की परास। टेलीविजन संकेत जो होता है कि आवृत्ति का परास क्या होता है, तो ये 100 मेगा हर्ट्ज से 100 मेगा हर्ट्ज से 200 मेगा हर्ट्ज होता है, उसका रेंज होता है। मतलब जो टेलीविजन का जो सिग्नल हमारे घरों में आता है उसका जो रेंज होता है वो यहाँ से यहाँ तक होता है। 100 मेगा, मतलब मेगा का मतलब 10⁻6, 100 इंटू, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 100 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, मेगा मतलब, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो 100 मेगा हर्ट्ज से 200 मेगा हर्ट्ज तक का परास होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा टेलीविजन संकेतों में जो आवृत्ति परास होती है उसका रेंज ये होता है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हीरा है या शुद्ध घी है एवं करेंसी नोटों की शुद्धता परखने के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, किन क्या कहते हैं, किस जो आपका क्या कहते हैं किरणें होती हैं, बहुत सारी किरणें जो पढ़ते हैं आप, उनमें से किन किरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हीरे, शुद्ध घी एवं करेंसी नोट, कोई एक पूछ सकता है, हीरा पूछ सकता है, शुद्ध घी केवल पूछ सकता है या करेंसी नोट पूछ सकता है, तो सब में एक ही किरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो किरण का प्रयोग किया जाता है करेंसी नोट की शुद्धता है, या आप जो लिखावट लिखते हैं, जो स्याही से लिखी रहती है लिखावट, उसकी भी परख की जाती है कि किसके द्वारा लिखा गया है, या शुद्ध घी है या नहीं है, हीरा जवाहरात है, उसकी जालसाजी पकड़ने का काम जो करता है वो परावैंगनी किरण करता है, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं,
जिसको कि आपने पढ़ा था कि जो पानी है उसको भी शुद्ध करने में काम आता है। पराबैंगनी किरण से ही कीटाणुनाशक होता है, और वो अगर ज़्यादा देर तक देख लिया जाए तो हमारे रेटिना को बर्न भी कर सकता है। तो ये जो आपका हीरा शुद्ध घी एवं करेंसी नोट की शुद्धता परखने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये हमने आपको बताया कि ये पराबैंगनी है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो पराबैंगनी किरण, जिसको आप अल्ट्रा वायलेट रे बोलते हैं, ठीक है ना। पराबैंगनी किरण विकिरण दोनों भी बोल सकते हैं, इसको अल्ट्रा वायलेट रेज कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज हो गया। आपको बाकी कृत्रिम भू उपग्रह संचार द्वारा एकदम रडार वाला जो था वो हमने बताया कि उसके अंदर हम लोग जो रडार टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हम लोग किसका, तो माइक्रोवेव का यूज करते हैं। कृत्रिम उपग्रह संचार प्रणाली में माइक्रोवेव का यूज किया जाता है, और पदार्थों की संरचना या क्रिस्टल के अध्ययन में एक्सरेज का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारा हमने क्वेश्चन, अभी 20 क्वेश्चन थे आपके सामने, उसको डिस्कस किए। और थोड़ा सा ये हम बताना चाहेंगे कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनमें से कौन कौन सी तरंगे आती है, तो उसको भी अगर क्रम में ध्यान रखेंगे तो आपसे पूछ देता है कि क्रम क्या होता है। तो सबसे पहला ध्यान रखिए, विद्युत चुंबकीय जो तरंग स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो है, तो ये इसमें ध्यान ये देना है कि आपको पहले तो इसके अंदर इसका जो स्पेक्ट्रम होता है इन तरंगों से बना हुआ, उसमें बीच वाला पहले ध्यान रखिए कि बीच वाला जो सबसे ज्यादा आप जानते हैं जिसको दृश्य तरंगे कहते हैं, जो कि 7 कलर का होता है, जिसको आप बैनी आंख बिनाला बोलते हैं। तो दृश्य तरंगों से स्टार्ट कीजिए, इसको याद रखेंगे तो इसके ऊपर वाला भी याद रहता है, नीचे वाला भी याद रहता है। तो इसको तो विजुअल बोलते हैं। विजुअल के बाद में जस्ट यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट होता है, अल्ट्रा वायलेट जिसको आप पराबैंगनी बोलते हैं, ठीक है ना, पराबैंगनी होता है, ठीक है ना, पराबैंगनी किरणें होती है। दृश्य तरंगे बोलिए या दृश्य किरणें बोलिए, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दृश्य किरणें है ना, विकिरण भी लिखा रहता है, पराबैंगनी किरणें होती है, ठीक है ना, पराबैंगनी किरणें हैं। पराबैंगनी के बाद एक्स रेज होता है, एक्स किरणें होती है, तो एक्स रेज होता है, ये अल्ट्रा वायलेट है। एक्स रेज के बाद गामा किरणें होती है। तो ये ध्यान रखना है कि एक्स किरणें के बाद गामा किरणें होती है। तो ये यहां से चलता है विजुअल, अल्ट्रा वायलेट, एक्स, गामा, ठीक है ना। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आपको इसका मतलब है कि जो इधर होता है ऊपर के डायरेक्शन में जाइएगा तो वेवलेंथ घटता जाता है ना। इधर जाएंगे तो लैम्डा घटता जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, तो फ्रीक्वेंसी ऊपर की दिशा में बढ़ती है। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी अगर ऊपर की दिशा में बढ़ रही है तो लैम्डा नीचे की दिशा में हो जाएगी। तरंगदैर्घ्य फ्रीक्वेंसी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तब फ्रीक्वेंसी ऊपर बढ़ता है, ऊपर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, मतलब दृश्य किरणों से इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, आवृत्ति, इससे इसकी ज्यादा आवृत्ति होती है, इससे इसकी ज्यादा आवृत्ति होती है, और जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसका ऊर्जा भी सबसे ज्यादा होगा, मतलब इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, इसकी ऊर्जा कम होगी, इसकी ऊर्जा इससे कम होगी, इसकी ऊर्जा इससे कम होगी। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा जो है ऊपर की दिशा में बढ़ती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। दृश्य किरणें, अब दृश्य के जस्ट नीचे जो होता है एकदम दृश्य किरणें के बाद जो, जिसको अवरक्त किरणें कहते हैं, अब जो इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम कह सकते हैं, ऐसे तो अवरक्त किरणें जो होती है, हमने कहा कोहरा जो फोटोग्राफी होता है उसके अंदर अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है, या जो क्या कहते हैं उसके लिए अंधेरे में जो किया जाता है कहीं पे क्या, अरे उसको क्या बोलते हैं, जो सीमा के ऊपर जो हमारा सीमा है, दो देश की जो सीमा होती है उसमें अंधेरे में जो अगर वहाँ पे कुछ देखना होता है तो उसके अंदर भी हमें अवरक्त किरणों की ही जरूरत पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा कि अंधेरे में देखने के लिए किस किरणों का प्रयोग किया जाता है, जो नाइट विजन गोगल्स बोला जाता है, या
नाइट विजन मतलब रात में देखने के लिए जो कैमरा वगैरह प्रयोग किया जाता है, उसमें कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है या किस किरणों का के हेल्प से वो देखा जाता है रात में? तो रात में अवरक्त किरणों के द्वारा देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि अंधेरा में अगर होता है तो वो उसको अंधेरे में कभी भी फोटोग्राफी के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो अवरक्त किरणों के सहायता से किया जाता है ना। और उसी के आधार पर सीमा पर जो भी गुप्तचरी, सही शब्द नहीं आ रहा था, गुप्तचरी जो किया जाता है ना वो उसी अवरक्त किरणों के सहायता से। तो ये जो है अवरक्त किरणें हो गई आपका। अवरक्त किरणों के बाद मतलब दृश्य किरणें हैं, और दृश्य किरणें मतलब ऊपर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, अब नीचे आएंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी और वेवलेंथ बढ़ता चला जाएगा। आपको मैंने बोला वेवलेंथ इधर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा एरो की जो दिशा है वो बढ़ने वाली दिशा है ना। एरो की जो दिशा है या तीर की जो दिशा है वो बढ़ने वाली दिशा है, ठीक है। अब अवरक्त के बाद जो होता है वो माइक्रो होता है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव अवन में जो यूज करते हैं घरों में आजकल, जो अवन का यूज किया जाता है या पानी गर्म करने के लिए जो यूज किया जाता है माइक्रोवेव। तो ये सूक्ष्म तरंगें जिसको माइक्रोवेव बोलते हैं या माइक्रो तरंगे भी बोल सकते हैं। और सूक्ष्म तरंगों के बाद जो होता है वो रेडियो वेव होता है, लेकिन उसमें शॉर्ट वाला होता है, शॉर्ट रेडियो वेव, ठीक है ना। तो लघु कह सकते हैं, शॉर्ट लघु रेडियो तरंगे, ठीक है ना। शॉर्ट रेडियो वेव होता है। और शॉर्ट रेडियो वेव के बाद एक लास्ट में कह सकते हैं लॉन्ग रेडियो वेव होता है। तो दीर्घ रेडियो तरंगे जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो लॉन्ग रेडियो वेव के बीच में भी ध्यान रखना है, दो चीज होता है। तो यहाँ पे मैं रेडियो तरंगे लास्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके बीच में एक होता है टेलीविजन वाला, टेलीविजन वेव होता है, और उसी को एएम वेव टेलीविजन कह सकते हैं या आवृत्ति वाला टेलीविजन एवं क्या कहते हैं उसको फ्रीक्वेंसी एफएम जो बोलते हैं, ठीक है ना। एफएम वेव जिसको बोलते हैं, एफएम तरंगे, जिसको आवृत्ति एफएम को बोला जाता है आवृत्ति मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेटेड मतलब मॉड्यूल है ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, इसका नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड तरंगे, ठीक है। तो टेलीविजन और जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड तरंगे होती हैं इसके बाद होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, और इसके बाद होता है आपका एएम रेडियो वेव, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता है एएम रेडियो वेव। और एएम रेडियो वेव किसको बोलते हैं भाई? तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, एम्पलीट्यूड को आयाम बोलते हैं, आयाम मॉडलिंग। लेकिन ध्यान रखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड तब अच्छा है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड का मतलब एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, मॉड्यूलेटेड का मतलब मॉडुलित, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, एम का मतलब मॉड्यूलेटेड, मॉडुलित हो गया। तो ऐसे ध्यान रखना है आपको, यहाँ से स्टार्ट करिए तो ज्यादा याद रहेगा। दृश्य किरणें तो आपको पता है, तो दृश्य किरणें से ऊपर चले जाइए तो दृश्य के बाद पराबैंगनी, फिर एक्स रेज, फिर गामा रेज। नीचे चले आइए तो दृश्य के नीचे हो गया अवरक्त किरणें, फिर हो गया सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव, ठीक है ना, जो कि रडार में भी यूज किया जाता है। रडार टेक्नोलॉजी में पूछा जाता है कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो सूक्ष्म तरंगों का, जो हमने यहाँ पे कृत्रिम भू उपग्रह द्वारा संचार प्रणाली एवं रडार में कौन सा, तो जो आजकल हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं उसमें भी कौन सा किरण का प्रयोग किया जाता है, तो सूक्ष्म किरण का, ठीक है ना, सूक्ष्म तरंगों का, माइक्रोवेव का। जो उसके बाद है शॉर्ट रेडियो वेव, ठीक है ना। उसके बाद है आपका टेलीविजन वाला जो संकेत आता है वेव, उसको इसके ऊपर, तो उसका वेवलेंथ अभी आपने पढ़ा था कि उसका जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, माइक्रोहर्ट्ज से लेकर के 100 माइक्रोहर्ट्ज से 200 माइक्रोहर्ट्ज का उसका रेंज होता है। फिर आपका एएम वेव होता है आपका एम्पलीट्यूड, ये टेलीविजन वाला में फ्रीक्वेंसी एफएम भी होता है, आप लोग जानते हैं कि रेडियो में एफएम होता है। एएम होता है तो एएम जो है उसके बाद होता है, और सबसे बाद में दीर्घ रेडियो तरंगे होती है। तो आपसे जनरली डायरेक्ट में पूछता है तो गामा, एक्सरे, पराबैंगनी, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो वेव और टेलीविजन के बारे में आपसे पूछ लेता है, या एफएम और एएम के बारे में पूछता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका क्रम क्या है, और क्रम के साथ साथ तीन चीजें यहाँ पे है।
की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऊपर की दिशा में बढ़ती चली जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी जो है ऊपर की दिशा में बढ़ेगी, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ऊपर की दिशा में फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, और ये जो वेवलेंथ है ऊपर की दिशा में घटेगी, नीचे की दिशा में बढ़ेगी। तो वेवलेंथ जो होता है वो नीचे की दिशा में बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी ऊपर की दिशा में बढ़ता है। तो मैंने इसको आपको बताया है, फ्रीक्वेंसी ऊपर की दिशा में है, वेवलेंथ को मैं यहाँ पे बना दिया। तो वेवलेंथ नीचे की दिशा में है यहाँ पे, है ना, ये वेवलेंथ वाला है, ये फ्रीक्वेंसी वाला है, ऊपर की दिशा में बढ़ रहा है। और एनर्जी जो है, ऊर्जा, वो भी ऊपर की दिशा में बढ़ती है। तो ऊपर ये जो ऊर्जा है वो ऊर्जा भी ऊपर की दिशा में बढ़ेगी, मतलब इसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, उसके बाद इसकी ऊर्जा, फिर इसकी ऊर्जा, सबसे अधिक ऊर्जा गामा रेज की, सबसे अधिक आवृत्ति गामा रेज की, सबसे कम आवृत्ति इसकी, है ना। फिर सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसका, सबसे कम वेवलेंथ इसका। तो अगर आपको दे देता है और क्रम में पूछता है कि क्रम में बताइए कि किसका वेवलेंथ है, कैसे है, तो ये भी आप बता सकते हैं वहां पे। तो थोड़ा सा केवल आपको एक इसको देखने का कोशिश करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि दृश्य के बाद पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट होता है, और ये इंफ्रारेड इसको बोलते हैं। तो ये तो रोज सुनते हैं कि अल्ट्रावायलेट जो है हमारे आंख के लिए बहुत डेंजरस होता है, कैंसरस होता है। ये सारा किरण कैंसरस होता है, हमारे बॉडी से अगर ये पास करते रहे, ये पास करते रहे, ये पास करते रहे, तो कैंसर क्रिएट कर सकता है। तो ये डेंजरस होता है क्योंकि इसके अंदर जो ऊर्जा होती है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। अब रक्त किरणें जो होती है वो कहीं पे भी गर्म चीज होता है, मतलब इंफ्रारेड गर्म करने के लिए भी होता है, और गर्म पदार्थ इंफ्रारेड छोड़ता भी है। और इसीलिए जो मैंने कहा सीमा पे जो क्या कहते हैं गुप्तचरी में इसका यूज इसलिए किया जाता है कि अगर सीमा से कोई आदमी मान लीजिए इधर आ रहा है, सीमा पर जो दूसरे तरफ का आदमी इस तरफ आ रहा है कहीं पे भी, तो हमारा जो बॉडी है उसका टेम्परेचर होता है वो जो आप पढ़ते हैं 38 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस या 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसकी वजह से हमारा बॉडी गर्म रहता है, और उसकी वजह से हमारे बॉडी से अवरक्त किरणें निकलते रहती है, और उसी अवरक्त किरणों को पकड़ के हम गुप्तचरी करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि कोई भी चीज अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। तो गुप्तचरी में इसको रात के अंधेरे में इन्हीं किरण का प्रयोग करके हम देख पाते हैं कि कोई वस्तु अंदर आ रहा है या कोई वस्तु बाहर जा रहा है, या कैसे उसका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग रडार में करते हैं, या क्या कर सकते हैं जो हमने बताया कृत्रिम भू संचार प्रणाली में या दूर संचार प्रणाली में इसी का प्रयोग किया जाता है। दूर संचार प्रणाली में आजकल क्या कहते हैं सैटेलाइट जो आपका है उपग्रह है उसका भारी पैमाने पे प्रयोग किया जाता है, उसमें सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका टेलीविजन वाला है, रेडियो वाला तरंग है। तो ये ध्यान रखिएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपसे तरंग धैर्य बहुत कम चीजों का पूछता है। दृश्य किरणों का पूछ लेगा तो उसको भी मैंने बताया आपको कि 400 से 780 तक उसको नैनोमीटर में उसको डिवाइड कर लीजिए। 400 से 450 50 का 500 550 600 650, उसके बाद 700 नहीं करके 780। और बैगनी कलर है पहला, फिर नीला है, फिर हरा है, फिर पीला है, फिर नारंगी है, फिर लाल है। उसको स्पेक्ट्रम जो होता है एकदम बैंड में होता है, तो बैंड वाइज बताना है उसको, तो किस रेंज में पड़ेगा। अगर पूछता है कि ये किस क्या कहते हैं दृश्य किरणों का वेवलेंथ है, तो उसको अगर आप याद रखेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा कि किस किरण का वेवलेंथ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तो यहाँ किया, लेकिन साथ साथ बहुत सारा चीज बताया। तो करीब करीब ये अध्याय जो है आपका खत्म होता है, और कुछ कुछ है अगर तो अभी उसको मुझे नहीं लगता इसमें है कुछ अब बचा हुआ, अगर होगा तो मैं उसको करा दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो ऑलरेडी ये 1 घंटे का करीब करीब हो चुका है, तो इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। अगले क्लास में देखते हैं, अगर कुछ और क्वेश्चन होगा तो उसको करा देंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा यही सब चीज़ ज़्यादा आता है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन है वो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। इस चैप्टर पे ज़्यादा वैसा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कभी कभार आपसे ई और बी का इक्वेशन भी पूछ देता है, जैसे कि जो विद्युत क्षेत्र है चुंबकीय तरंगों में जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ई का मान जो है वो क्या होता है। तो ई जो है आपका कहीं ई का मान जो लिखा रहता है वो ई नॉट
साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये लिखा रहता है, ठीक है ना। और b जो है तो ये तो आपका x के दिशा में है ना। उसी तरीके से b का भी मान जो लिखा रहता है तो x की दिशा में संचरण कर रहा है ये, ठीक है ना। तो b नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इस तरीके से लिखा रहता है। मतलब क्या है, ये अगर x है तो x की दिशा में संचरण कर रहा है, और e जो होगा वो y की दिशा में होगा या z की दिशा में होगा, तो b जो है वो किधर होगा, ये अगर z की दिशा में है तो ये y की दिशा में होगा, तो ये कह सकते हैं b y होगा तो ये ez होगा, ठीक है ना। ऐसे अगर कहते ये नहीं होकर के ये बोलते कि z की दिशा में संचरण कर रहा है और e जो है वो x की दिशा में, ठीक है ना, e की दिशा x की दिशा है और y की दिशा में कौन है तो b है। अब इक्वेशन जब लिखिएगा तो e x की दिशा में है तो ex इज इक्वल टू लिखेंगे e नॉट, जो इसका मैक्सिमम वाला जो हमने अभी इस तरीके से खींचा था ना, इस तरीके से, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको e नॉट बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या लिखेंगे साइन के, अब z की दिशा में जा रहा है तो kz लिखेंगे, kz माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और अगर y की दिशा में b है तो b की दिशा है तो b y लिखेंगे, तो y की दिशा में b ऐसे जाएगा तो इसका भी तो हमने बताया था भी आपको कि इसका भी क्या होता है भाई, इस तरीके से चलता है। तो ये भी मैक्सिमम जो है आपका b नॉट होगा, तो ये वाली वैल्यू जो होती है b नॉट होती है ये वाली, और ये वाली वैल्यू e नॉट होती है। b नॉट की वैल्यू हमेशा e नॉट से कम होती है, ये हमने आपको बताया है, और वो वैल्यू c के बराबर होती है निर्वात में। तो हो गया के जेड माइनस ओमेगा टी। अगर z की दिशा में संचरण हो रहा है, z की दिशा में संचरण हो रहा है तो ये वाला इक्वेशन, अगर x की दिशा में संचरण हो रहा है, x की दिशा में संचरण होगा तो ये वाला इक्वेशन। ये कभी कभी पूछ देता है कि आपका x की दिशा में, उसी तरीके से y की दिशा में संचरण होगा तो यहाँ y लिख देंगे, y, और यहाँ पे जिधर होगा e उधर लिखेंगे ex, अगर x की दिशा में, और z की दिशा में अगर b होगा तो bz लिखेंगे। और इसका ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो e का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब आपका जो विद्युत क्षेत्र अगर ऐसे चल रहा है तो ये अधिकतम वैल्यू जो होता है उसी को ई नॉट बोलते हैं, इसको ई नॉट बोलते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र अगर ऐसे चल रहा है ये वाला, तो इसको, ये जो वैल्यू आता है इसी को बी नॉट बोलते हैं, ये वैल्यू बी नॉट होता है अधिकतम वैल्यू। और ई नॉट बटा बी नॉट निर्वात में जब निकालते हैं तो यही वैल्यू सी के बराबर आता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि ये एक और जो है थोड़ा सा मैंने उसमें बता दिया, और c की वैल्यू आपको पता ही था कि 1 अपॉन बी नॉट, सॉरी 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट अंडर होता है, ठीक है ना। और दिशा किधर होती है तो e क्रॉस b की दिशा के पैरेलल होती है, या जो हमने बताया था आपको कि संचरण की दिशा के लंबवत होती है, दोनों तरंगे आपस में भी लंबवत होती है, और संचरण की दिशा में भी के भी लंबवत होती है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर एक चीज और है कि टीवी रिमोट जो होता है, जो टीवी में रिमोट का हम यूज करते हैं, उनमें कौन सी किरणें होती हैं, उनका किन किन किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो वो भी ध्यान रखना है कि टीवी रिमोट में के संचालन में यही अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं। अंधेरे में देखने के लिए जो गुप्तचरी में हमने बताया आपको कि कौन सा किरणों का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी के लिए, तो अवरक्त किरणों का, और उसका आजकल जो हम लोग टीवी में रिमोट का यूज करते हैं ना, तो उसमें भी अवरक्त किरणें होती हैं। वो आपको क्या कहते हैं, जो मोबाइल है उसका अगर कैमरा पे ला करके और रिमोट को अगर दबाइएगा तो आपको वो किरण दिख जाएगा, कैमरा ऑन करके और उसके कैमरे के ऊपर अगर रिमोट चलाइएगा तो उसको आपको पता लगेगा कि अच्छा किरणें निकलती हैं उससे, तो ये पता लगता है। लेकिन वो किरणें जो फोटो कहने का मतलब जो रिमोट में, टीवी का रिमोट है या जो आजकल रिमोट सिस्टम आता है, तो टीवी रिमोट में भी हमारा जो यूज होता है, इसको मिटा देते हैं, वो अवरक्त किरणें होती है। तो ये सब छोटा छोटा चीज है जिसको आपको याद रखना है। टीवी रिमोट जो होता है उसके अंदर अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, टीवी का रिमोट जो होता है या और भी रिमोट होता है उसके अंदर इसका प्रयोग करते हैं, अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो ये मतलब इस चैप्टर में मैंने मेन क्वेश्चन था वो करीब करीब आप लोग को करा दिया। और एक चीज और जो था, ये बहुत पूछा जाता है, जो मैंने बताया था कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है उसका कौन सा अवयव प्रकाशीय प्रभाव डालता है। विद्युत
क्षेत्र वाला जो अवयव होता है वो प्रकाशीय प्रभाव डालता है। बहुत ध्यान मतलब रखने की जरूरत है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। और जो अभी हमने आपको एक रिलेशन बताया था E इज इक्वल टू एच न्यू, तो वो भी ध्यान रखिएगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो ये वाला रिलेशन से आपको लैम्डा वगैरह पूछ देगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा एच सी बटा लैम्डा, क्योंकि न्यू का वैल्यू जो होता है सी बटा लैम्डा होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए ये रिलेशन। और एच की वैल्यू क्या होती है, तो एच 6.634 होता है, वैसे 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। सी तो आपको पता है 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका प्रयोग करके ऊर्जा अगर दी रहती है तो लैम्डा निकाल सकते हैं, लैम्डा दिया रहता है तो ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, तो इसका यूज करके आप लोग इससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत देखूंगा, अगर और होगा तो मैं करवा दूंगा, अदरवाइज मैंने जो दिया है उससे मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, आप इसको थोड़ा बहुत आपके पास अगर बुक है तो उससे और खुद देख सकते हैं क्वेश्चन वगैरह, और होगा तो मैं अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा, अदरवाइज दूसरा चैप्टर कराऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। पढ़िए मन लगा करके, अब तो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो जितना हो सकता है पढ़िए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।